क्या लगता है आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट एक ग्रेट हीरो था या बढ़ा चढ़ा कर हीरो बनाया गया? आइए देखते हैं कि कैसे एक लीडर मिलियंस ऑफ पीपल्स को कंट्रोल करता है। अगर हम नेपोलियन की बात करें तो 1789 को होने वाली द बैटल ऑफ द नील में बुरी तरह हार कर और अपनी फौज को वही मरने के लिए छोड़कर वापस आया तो लोगों ने इसे लूजर कहने के बजाय इसे एक हीरो की तरह इसका वेलकम किया। अब आप सोचोगे कि ये कैसे लोग थे, तो दरअसल लोग बेवकूफ नहीं थे, बल्कि नेपोलियन ने एक ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसी इमेज क्रिएट कर रखी थी कि लोग इसे हीरो मानने पर मजबूर थे। माओ जेडंग, चाइना का ग्रेट लीडर, जिसके नजदीक हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट, रिलीजन और इमोशंस, ये सब चीजें सिर्फ उस वक्त तक वैल्यूएबल थीं जब तक ये इसके काम आए, और यही वो चीजें थी जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। माओ इन सब को जड़ से उखाड़ना चाहता था। माओ को ऐसे लोग चाहिए थे जो ना सोचें, ना आवाज उठाएं और बस हुक्म मानते रहें, जिसको मद्देनजर रखते हुए इसने एक ऐसा रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें पढ़ा लिखा होना किसी क्राइम से कम नहीं था, जिसमें एक आम स्कॉलर से लेकर टीचर्स, आर्टिस्ट, इंजीनियर्स सबको खुल्लम खुल्ला कत्ल किया गया। अब सवाल ये है कि इस सब के बावजूद करोड़ों लोग मरे, एक पूरी नस्ल तबाह हुई, पूरा मुल्क तहस नहस हुआ, लेकिन आज भी माओ की तस्वीर चाइना की करेंसी पर मौजूद है। तायाननमेन स्क्वायर पर इसका एक बड़ा पोर्ट्रेट लगा हुआ है। लोग इसे नेशनल हीरो मानते हैं, लेकिन क्यों? सिर्फ ये एक या दो गिने चुने लीडर्स नहीं, बल्कि बहुत सारे लीडर्स, हिटलर, जोसेफ स्टालिन, पोल पोट और ऐसे ही कई लीडर्स, जिन्हें अगर हम गिनने और इनके प्रोपेगेंडास को गिनने बैठे तो ये शायद यूट्यूब की लंबी वीडियोस में से एक बन जाए। क्योंकि वक्त कीमती है, तो हम ऐसे 5 साइकोलॉजिकल टूल्स के बारे में जानेंगे जिनको यूज करके इन लीडर्स ने पूरी कौम की सोच को अपने मकसद के लिए जैसे चाहा वैसे शेप किया, और कैसे इन्होंने करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया सिर्फ अपने मकसद और अपने तख्त के लिए। ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। ये समझना आपके लिए जरूरी है ताकि आप पहचान सको जब कोई ये टूल्स आप पर आजमाए। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट रूल इज बिल्ट नैरेटिव। ईयर 1964 में अमेरिका वियतनाम पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन मसला ये था कि ना अवाम तैयार थी ना कांग्रेस। बगैर किसी वजह के जंग शुरू करना मुमकिन नहीं था, तो वजह बनानी पड़ी। फिर अचानक खबर आई कि वियतनाम ने हमारे बहरी जहाज पर हमला किया है। सदर जॉनसन ने रात को टीवी पर आकर कहा कि हम पर हमला हुआ है, हम खतरे में हैं। पूरा मुल्क डर गया और गुस्से में आ गया, और चंद घंटों में कांग्रेस ने वो इजाजत दे दी जो महीनों से नहीं मिल रही थी। और यही है नैरेटिव, स्टोरी को खुद से शेप देकर पेश करना। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो हमला कभी हुआ ही नहीं था। ये 40 साल बाद खुद अमेरिकी डॉक्यूमेंट से साबित हुआ, लेकिन तब तक 20 लाख लोग मर चुके थे। लेकिन सवाल तो ये है कि अमेरिका का इस सब के पीछे असल मकसद क्या था? अमेरिका के लिए सबसे अहम चीजें थी रिसोर्सेज और रबर। दुनिया का सबसे बड़ा रबर वियतनाम और अदर सराउंडिंग कंट्रीज में था। अमेरिका टायर कंपनीज, कार कंपनीज और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए अमेरिका रबर चाहता था, लेकिन फ्रेंच कंपनीज ऑलरेडी वहाँ पहले से मौजूद थीं जो रबर प्लांटेशंस को चला रही थी। दूसरा खतरा जियोग्राफिकल है, जो वियतनाम की लोकेशन है, पैसिफिक ओशन के करीब, चाइना के बॉर्डर के साथ और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट के साथ। और इन पर कंट्रोल कर लिया तो चाइना पर नजर के साथ साथ आधी दुनिया की शिपिंग पर कंट्रोल किया जा सकता था। और अमेरिका को ये भी डर था कि अगर वियतनाम सोवियत यूनियन के साथ चला गया तो अमेरिका का पैसिफिक में इन्फ्लुएंस कमजोर हो जाएगा। ये डर नहीं था, ये चाल थी। और इस चाल के चलते अमेरिका ने 1965 से 1975 तक तकरीबन 10 साल तक वियतनाम में तबाही मचाई। अमेरिका ने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर 7.5 मिलियन टन बॉम्ब गिराए। इतने बॉम्ब पूरी वर्ल्ड वॉर 2 में महज 2.7 मिलियन टन बॉम्ब गिराए, यानी वियतनाम जंग में वर्ल्ड वॉर 2 से 2 गुना ज्यादा बमबारी हुई। इसके अलावा अमेरिका ने 67 मिलियन लीटर एजेंट ऑरेंज केमिकल छिड़का, जिसकी वजह से वियतनाम में आज भी बच्चे पैदाइशी मजदूरी के साथ पैदा होते हैं, और 5 लाख से ज्यादा बच्चों में एजेंट ऑरेंज का जहर पाया गया। और इस चाल का नतीजा यह निकला कि 58,000 अमेरिकी फौजी और 2 मिलियन से ज्यादा वियतनामी शहरी और फौजी मारे गए। सवाल ये नहीं कि वियतनाम पर जुल्म कैसे हुआ, सवाल यह है कि इस जुल्म को दुनिया के सामने किस नैरेटिव के साथ रखा गया। और इस नैरेटिव को फैलाने में 5 टूल्स को यूज किया जाता है। स्टेप 1, इंसिडेंट। एक वाकया लो, झूठा भी चलेगा। स्टेप
स्टेप 2 इमोशनल फ्रेमिंग। इसी वाक्य को इमोशनली बढ़ा चढ़ा कर पेश करो, क्योंकि जब आपके इमोशंस डर, खौफ, गुस्सा हाई लेवल पर होते हैं तो कोई भी फैसला करवाना आसान हो जाता है। और यही अमेरिकी सदर ने टीवी पर आकर कहा। स्टेप 3 इतनी तेजी से मूव करो कि सवाल का वक्त भी ना मिले। स्टेप 4 हीरो एंड विलन। पहले खुद ही एक विलन क्रिएट करो और फिर हीरो की एंट्री करवाओ। जैसे यहाँ अमेरिका हीरो मुहाफिज आजादी का अलमबरदार बना और दूसरी तरफ नॉर्थ वियतनाम विलन हमला आवर, कम्युनिस्ट और खतरनाक करार दिया गया। लोगों को बताया गया कि अगर हम ना लड़े तो पूरा एशिया कम्युनिस्ट हो जाएगा। ये है डोमिनो थ्योरी, जो बाद में गलत साबित हुई, लेकिन इस वक्त लोगों ने तैश में आकर इसे मान लिया। स्टेप 5 है मीडिया। तमाम बड़े अखबारात, तमाम टीवी चैनल्स ने वही किया जो गवर्नमेंट ने बताया। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने तहकीक नहीं की, किसी ने वियतनामी कैप्टन का मैसेज नहीं पूछा। यही वजह है कि जब मीडिया नैरेटिव का हिस्सा बन जाए तो सच ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। सेकंड रूल इज सेंसरशिप। प्योंगयांग के एक घर में एक आदमी छुप कर बैठा है, कंबल ओढ़कर, सांस रोककर एक छोटी सी डिवाइस कान में लगाए। वो साउथ कोरियन रेडियो सुन रहा है। अगर पकड़ा गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। सुबह होती है, इसी घर का बच्चा स्कूल जाता है। टीचर पूछती है घर में कोई गैर मुल्की चीज तो नहीं देखी। बच्चा सोच में पड़ जाता है, ये फिक्शन नहीं, ये आज का नॉर्थ कोरिया है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक टीवी चैनल है जिसे कोरियन सेंट्रल टेलीविजन कहते हैं। हर रात एक ही चेहरा स्क्रीन पर आता है, किम जॉन्ग उन। किम जॉन्ग उन ने आज खेत देखा, किम जॉन्ग उन ने आज फौज को इंस्पायर किया, आज इसने मुल्क को बचाया। कोई और खबर नहीं, कोई और चेहरा नहीं, कोई और सच नहीं। अखबार खोलो, पहला सफा किम जॉन्ग उन, दूसरा सफा किम जॉन्ग उन और तीसरा सफा दुश्मन हम पर हमला करना चाहते हैं। रोज यही, हर रोज यही और बरसों से यही हो रहा है। और इनका एजुकेशन सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि जगह जगह अपनी तारीफें, अनगढ़ंत कहानियाँ, और वहाँ के बच्चे स्कूल जाते ही ये नहीं पढ़ते कि 2+2 4 होता है, बल्कि पहला सबक है किम इल संग हमारे बाप हैं, किम जॉन्ग उन हमारे अजीम लीडर हैं। बच्चे ये मानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ और सुना ही नहीं। जब एक ही चीज आपके दिमाग में बचपन से डाली जाए और सवाल उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर किसी के अंदर सोचने समझने की सलाहियत बाकी है तो इसका मुकद्दर जेल है, जहाँ वो उसकी पूरी फैमिली के साथ सजा काटेंगे। यही है सेंसरशिप। मालूमात को कंट्रोल करो, मीडिया और अखबारात को कंट्रोल करो, सोच खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। थर्ड रूल इज मिस इन्फॉर्मेशन। ईयर 1923 जर्मनी की जेल लैंड्सबर्ग की एक सर्द रात। जेल का कमरा नंबर 7, छोटी सी खिड़की, बाहर बर्फ पड़ रही है। अंदर एक आदमी मेज पर झुका हुआ है, हाथ में कलम और सामने कागज है, और वो बैठा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है जिसका टाइटल था मेन कैंप, यानी मेरी जिद्दोजहद। इसने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया, क्या फेलियर और क्या स्ट्रगल्स देखी। सब कुछ यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर इसने एक नए चैप्टर का आगाज किया। कौन जानता था कि ये अल्फाज आगे चलकर 60 लाख लोगों की मौत का सबब बनेंगे। इसकी नजर में दुनिया पर इसे ही हुकूमत करनी चाहिए जो सबसे ज्यादा जीनियस, पावरफुल और डिसिप्लिन हो। तो इस दुनिया को 2 नजरिए दिए, इंफीरियर और सुपीरियर। अब हिटलर ने सोचा कि इसे अगर सच साबित करना है तो इसे साइंस, रिलीजन, टेक्नोलॉजी इन सब के साथ मिलाकर साबित किया जा सकता है। तो इसने लिखा नस्लों का कानून। इसने लिखा कि नेचर का एक ही लॉ है, जैसे जंगलों में एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी स्पीशी होती है वो दूसरी कमजोर स्पीशी को खा जाती है, इसी तरह इंसानों में भी नस्लें हैं। कुछ नस्लें सुपीरियर हैं और कुछ नस्लें इंफीरियर। सोशल थ्योरी। हिटलर ने ये सब उठाया, मिलाया और एक नई साइंस बना दी जो सरासर झूठ थी। लोगों ने इस पर इसलिए यकीन कर लिया क्योंकि ये साइंटिफिक अल्फाज में लिखती थी। फिर हिटलर ने एक कॉन्सेप्ट लिखा जो असल में था ही नहीं। दुनिया की सबसे आर्यन स्पीशियस रेस है। इसके ख्याल में वो ताकतवर है, ज़हीन है, यही वो नस्ल है जिसने दुनिया की तमाम सिविलाइजेशन बनाई। आर्यन नाम की कोई रेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये एक 19वीं सदी का लिसानी टर्म था, यानी कुछ जुबानों के बोलने वालों के लिए इस्तेमाल होता था। रेस से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। हिटलर ने इसे लिया, तोड़ा मरोड़ा और एक पूरी मिथोलॉजी बना दी। और इस पूरी मिथ को क्रिएट करने के पीछे हिटलर का टारगेट यहूदी थे। इसने रिलीजन को एक इमोशनल वेपन बनाते हुए कहा कि मैं खुदा का काम कर रहा हूँ, यहूदियों के खिलाफ लड़ना मजहबी फर्ज है। और इसने ये मिस इन्फॉर्मेशन अपनी किताब में भी दर्ज की कि यहूदी जीसस की मौत का जिम्मेदार है। और यही वजह है जब किसी बात के साथ रिलीजन का लेबल लगाए, कोई काम खुदा के नाम पर हो तो
इंसान आंख बंद करके करता है, बगैर सोचे बगैर सवाल किए। और यहाँ पर भी 2 टूल इस्तेमाल हुए। पहला टूल ये है एक बात को ऐसी चीजों के साथ मिलाकर पेश किया जाए जिस पर लोग पहले से ही यकीन रखते हों, जैसे साइंस, रिलीजन, हिस्ट्री। और दूसरा टूल है एक ही बात को, एक ही झूठ को बार बार दोहराओ। जब हमारा दिमाग एक ही बात को अलग अलग जगह से सुनता है तो ये इसे सच मान लेता है, क्योंकि अगर एक बात एक बार कही जाए या एक बार कहीं लिखी जाए, लोग इस पर सवाल उठाएंगे और इस पर शक करेंगे। और इसी वजह से हिटलर ने पहले अपनी किताब, फिर इक़्तिदार में आने के बाद और फिर हर जगह बड़े बड़े पोस्टर, अखबारात, स्कूल, कॉलेजेस और अपनी स्पीचेस में एक ही बात को दोहराया। 4th रूल इज बिल्ड कल्ट पर्सनैलिटी। अगर कल्ट पर्सनैलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जोसेफ स्टालिन। ईयर 1924, सोवियत यूनियन का सबसे अजीम लीडर लेनिन मर गया। पूरी सोवियत यूनियन शोक में थी और एक आदमी कमरे में बैठा, खामोश, सोचता हुआ और मुस्कुराता हुआ। वो था जोसेफ स्टालिन। बाकी सब रो रहे थे, वो प्लान कर रहा था। कल्ट पर्सनैलिटी बनाने के लिए जोसेफ ने 5 टूल्स यूज किए। उसने पहला कदम उठाया, हर जगह दिखो। स्टालिन ने खुद को लेनिन के करीब दिखने के लिए हजारों तस्वीरें प्रिंट करके हर जगह और यहाँ तक के पूरी कंट्री में फैला दी। इसके पावर में आने के बाद इसने शहरों के, पहाड़ों के और फैक्ट्रियों के नाम अपने नाम पर रखे। जब तुम्हारे इर्द गिर्द हर चीज का नाम एक ही हो तो वो नाम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। टूल फर्स्ट, लेगेसी। स्टालिन ने लेगेसी चुराई। जब लेनिन मरा तो स्टालिन ने सबसे पहले इसकी लाश को शीशे की ताबूत में रखा और खुद को इसका सबसे करीबी दोस्त दिखाया। लेकिन लेनिन स्टालिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसने अपने लेटर में लिखा कि ये एक खतरनाक आदमी है और इसे अपने पार्टी से निकालने के लिए कहा। लेकिन स्टालिन ने चाल चलते हुए खुद को अगले लीडर के तौर पर पेश किया। उसने ये पेश किया कि वो ही नेक्स्ट लीडर है, उसमें वो तमाम क्वालिटीज हैं जो एक अच्छे लीडर में और एक मजबूत लीडर में होनी चाहिए। सेकेंड टूल इज कंट्रोल ऑल इमेजरी। इक़्तिदार के आने के बाद हर तस्वीर, हर मुजस्मा, हर पोस्टर में स्टालिन को हमेशा एक खास तरीके से दिखाया जाता था। मजबूत, पुरएतमाद, मुस्कुराता हुआ, अवाम के दरमियान खड़ा। असल में स्टालिन का कद छोटा था, चेहरे पर चेचिक के निशान थे, एक हाथ कमजोर था। लेकिन ये तस्वीरें असल नहीं थी, ये सब एडिट और सब क्लियरफुली प्लान्ड थी। थर्ड रूल इज रीराइट हिस्ट्री। स्टालिन ने लेनिन के सबसे करीबी साथियों को आहिस्ता आहिस्ता तारीख से मिटाना शुरू कर दिया। स्टालिन ने हर बड़े इनकलाब, हर बड़ी जीत और हर बड़े इवेंट को अपने नाम कर लिया और जिन लोगों ने असल में ये कारनामे अंजाम दिए थे उन्हें तारीख से गायब कर दिया। इसके अलावा इसने टैलेंट का इस्तेमाल किया। ये सबसे चालाक काम था। इसने जो भी पोएट, राइटर और सिंगर थे इन्हें 2 ही ऑप्शन दिए गए। पहला ये कि अपना टैलेंट स्टालिन की तारीफ में लगा दो, शोहरत, इज्जत, पैसा सब मिलेगा। दूसरा ये कि इनकार कर दो और गोलोक के कैंप्स में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो यूं दुनिया के बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन आवाजें और कलम सब स्टालिन की प्रोपेगेंडा मशीन का हिस्सा बन गए। एंड लास्टली इमोशनल लेबल्स। जो मुखालिफ हो वो दुश्मन है, जो सवाल करे वो गद्दार है, जो बाहर की बात करे वो जासूस है। आपके आसपास या किस कंट्री में ये यूज किए जा रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह निगहबान।